नमस्कार दोस्तों, एग्जाम अफेयर्स दोस्त यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग न्यूज़पेपर्स के थ्रू फर्स्ट एंड सेकंड दिसंबर के आर्टिकल का जनरल स्टडीज एंड करंट अफेयर्स देखेंगे। देखो, कुछ अनअवॉइडेबल वर्क्स के वजह से आई एम इंगेज्ड इन सर्टेन वर्क्स, तो मुझे 2 दिन में एक वीडियो ले आना पड़ रहा है एंड इट बिकम्स वेरी टीडियस, क्योंकि 2 दिन के न्यूज़पेपर मतलब 4 न्यूज़पेपर पढ़ने होते हैं। 2 द हिंदू, 2 इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है। तो इसमें 8-10 घंटे तो इसमें लग जाते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव एक्सट्रैक्टेड, ठीक है। तो देखो हमारे पास अच्छा खासा लिस्ट है आर्टिकल्स का, ठीक है। और इसमें से हम लोग वेरियस टाइप के करंट अफेयर्स एंड वो को फिक्स करने का कोशिश करा है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी एक साइक्लोन हिट किया है जिसका नाम है दितवा, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा दितवा के बारे में देखेंगे, फिर 2025 के जितने भी मेजर साइक्लोन्स रहे हैं उसको भी देखेंगे, और ये साइक्लोन का नामकरण कैसे करते हैं दैट वी विल सी, ठीक है। तो सबसे पहले इसको निपटाते हैं। देखो, ये एक आर्टिकल, 2 आर्टिकल, मतलब वैसे तो 2500 आर्टिकल्स है इस पे, ठीक है, बट है, ठीक है, कि हाउ द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर नेम्ड एंड ये चीजें हैं। तो ठीक है, सबसे पहले इसको कर लेते हैं, फिर आगे आएंगे, ठीक है। तो देखो, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ऑफ 2025, तो सबसे पहले लेते हैं अभी एकदम मोस्ट रिसेंट, परसों ये 30 नवंबर को हिट करा है, ठीक है। तो साइक्लोन दितवा जो है, ये इसका ओरिजिन क्या है, अरबियन सी ऑफ येमेन ओमान कोस्ट, ठीक है। इसको नेम कौन करा है, तो दैट इज येमेन, ठीक है। ये नाम याद रखना कि इसको नाम किसने दिया है, तो येमेन दिया है, ठीक है। अब इस दितवा का मीनिंग क्या होता है, तो देखो वहां पे एक येमेन में सोकोत्रा आइलैंड है, उस पे एक प्रोटेक्टेड लगून है, उसी का नाम है दितवा, ठीक है। तो उसी के नाम पे पड़ा है, ठीक है। लास्ट में हम लोग देखेंगे ना कि इसका नामकरण कैसे करा जाता है, तो यू विल कम टू अंडरस्टैंड कि ठीक है, मतलब किस टाइप के नाम को सेलेक्ट किया जाता है एंड ऑल दोज थिंग्स। अब इसमें देखोगे मोस्ट अफेक्टेड एरिया, तो ऑफ कोर्स येमेन के सोकोत्रा जो है वो रहेगा, कोस्टल वमान वमान, ठीक है। और ज्यादातर इसका इम्पैक्ट पड़ा है साउथ वेस्ट अरबियन सी शिपिंग लेन्स वगैरह पे, ठीक है। ये जो है श्रीलंका पे बहुत ज्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। इंडिया में मेजर लैंडफॉल वगैरह नहीं हुई है, ठीक है। लक्षद्वीप एंड केरला कोस्ट में हुआ है, ठीक है। ये एक साइक्लोनिक स्ट्रोम है एंड इससे अभी कोई एसोसिएटेड ऑपरेशन मतलब लॉन्च नहीं करा गया है, ठीक है। अब एक था साइक्लोन महेश, ठीक है, ये बे ऑफ बंगाल में आया था। तो ओरिजिन देखोगे तो साउथ ऑफ बे ऑफ बंगाल, नेम इसको इंडिया करा था, ऑफ कोर्स ये एक इंडियन नेम है, मीनिंग ग्रेट या पावरफुल। एक नेम भी है शिवा का, ठीक है, लॉर्ड महेशा। तो वन इफेक्ट मोस्ट इफेक्टेड एरिया देखोगे तो बांग्लादेश है एंड साउथ बंगाल डेल्टाज हैं, ठीक है। इंडिया में क्या हुआ था, हेवी रेन इन वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा रीजन, ठीक है। बाद बाकी इसमें कोई मतलब स्पेसिफिक ऑपरेशन नहीं आए थे। फिर एक साइक्लोन सरीका था, ठीक है, अरबियन सी में आया था। इसको साउथ ईस्ट मतलब ओरिजिन देखोगे तो साउथ ईस्ट अरबियन सी था, लक्षद्वीप के आसपास। इसका नाम कौन किया था, ये शरीका, तो कंबोडिया, ठीक है। इस नाम का मीनिंग क्या है, तो एक काइंड ऑफ बर्ड का नाम है सरीका, जैसे हम लोग के यहाँ बुलबुल मैना तोता होता है ना, तो दिस इज काइंड ऑफ बर्ड शरीका। मोस्ट अफेक्टेड एरिया लक्षद्वीप एरियाज एंड वेस्टर्न कोस्टल इंडिया पे, ठीक है। फिर एक साइक्लोन शक्ति था, ठीक है, ईस्ट सेंट्रल या नॉर्थ ईस्ट अरबियन सी में आया था। ये शक्ति, ये नाम श्रीलंका दिया था, ठीक है, मीनिंग स्ट्रेंथ या पावर, ठीक है। मोस्ट अफेक्टेड ऑफशोर अरबियन सी वगैरह, ठीक है। साइक्लोन मोन था, ठीक है, अभी ये रिसेंट में आया था, आपको याद होगा छठ पूजा के बाद, आई थिंक अर्ली नवंबर में। इस बारिश के वजह से नॉर्थ में मतलब नॉर्थ इंडिया में लाइक बिहार यूपी इवन की हुआ था, तो ये मेजर पार्ट में ठंड बढ़ गई थी, ठीक है, एंड दैट ठंड लेड टू एक्चुअल ठंडी। तो ठीक है,
तो कहने का सेंस कि मोन्था था जिसके वजह से 3-4 दिन तक बारिश हुई थी, ठीक है। इस मोन्था का नाम किसने दिया था? तो दैट वाज थाईलैंड, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है? अ फ्रेग्नेंट थाई फ्लावर, ठीक है। ये एक थाई फ्लावर होता है, उसका एक ये फ्रेग्नेंट होता है, ठीक है। मोस्ट इफेक्टेड एरिया देखोगे तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा एंड तमिलनाडु, ठीक है। इसमें कोई वैसा ऑपरेशन लॉन्च नहीं किया गया था। फिर साइक्लोन सेन्यार था, ठीक है। साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल 2025 में आया था, ठीक है। इसको नेम दिया करा था सेन्यार को यूएई ने, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने। इसका मीनिंग क्या है? लायन, ठीक है। ऐसा मतलब वहां के टर्म में। मोस्ट इफेक्टेड एरिया अंडमान निकोबार, फॉलोड बाय थाईलैंड, मलेशिया, सुमात्रा, ठीक है। आगे आते हैं। तो क्वेश्चन है कि हाउ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर नेम्ड, ठीक है। तो देखो इसके लिए इंडिया में अथॉरिटी देखोगे तो आरएसएमसी है न्यू दिल्ली, अंडर डब्ल्यू वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन या ईस्ट सेंट्रल कल्चरल एंड वो करके है। इसमें कंट्रीज कौन कौन से हैं? तो 13 नेशंस हैं, ठीक है। इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, कतर, यमन, यूएई, ईरान, थाईलैंड एंड सऊदी अरबिया, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछ देगा कि विच डू नॉट कम्स अंडर द नेमिंग वाला, वो तो जो भी ठीक है। अब इसका कुछ रूल होता है। जब एक सिस्टम रीच करता है साइक्लोनिक स्टॉर्म के इंटेंसिटी पे, मतलब हायर देन या इज इक्वल टू 60 किलोमीटर 65 किलोमीटर पर आवर स्पीड होता है, 3 पर मिनट विंड्स होते हैं वैसे, तो नेक्स्ट नेम इज सीक्वेंस इज अडेप्टेड, ठीक है। तो नेम को ना रीयूज नहीं किया जा सकता है, जैसे मोन्था था, सेनियार था, या फिर अभी रिसेंट वाला दितवा है, ये सबको फिर से नाम यूज नहीं किया जा सकता, एक ही बार यूज होगा, ठीक है। एंड डिस्ट्रक्टर, ठीक है। क्रॉस पेस्ट बेसिन रूल होता है, इफ अ साइक्लोन स्प्रिंग्स फ्रॉम अनदर बेसिन एंड मूव्स इनटू बे ऑफ बंगाल या अरबियन सी, इट रिटेन्स इट्स ओरिजिनल नेम, ठीक है। मतलब वहां से चलता है, इधर आ भी जाता है तो ओरिजिनल नेम ही होगा। और इसमें मतलब मैंने पढ़ा है, ठीक है। तो नाम वैसा होना चाहिए जो किसी भी कंट्री के सेंटिमेंट को इम्पैक्ट ना करे, रिलीजियस नहीं हो, ठीक है। मतलब दूसरा कंट्री उस पे कोई कंसर्न ना रेज करे, ठीक है। तो इस तरह के नाम को चूज करा जाता है। इट्स ओके, ठीक है। नाउ वी हैव ये वाला आर्टिकल, पीएम हिल्स कल्चरल यूनिटी अहेड ऑफ अपकमिंग काशी तमिल संगम। ये अपने मन की बात में काशी तमिल संगमम जो है अभी होने वाला है, उसको एक स्ट्रॉन्ग पिलर मांग रहे हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत वाला, ठीक है। तो इसी पे था, तो हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो काशी तमिल संगम है, ये इनिशिएटिव है, मतलब देखो ठीक है, गवर्नमेंट कल्चरल आउटरीच अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है कि रीअफर्म हिस्टोरिक लिंक्स बिटवीन काशी एंड तमिल रीजन्स, मतलब कि हिस्टोरिकली काशी और तमिल में एक वहाँ के जो पोएट्स होते थे, ग्रामेरियन होते थे एंड आचार्य टाइप के होते थे, they used to meet in particularly on a certain day of a year, तो उसको मतलब हिस्टोरिकली सेलिब्रेट करा जाता था या ये होता था, लेकिन बीच में ये चीजें बंद हो गई थी, तो इसको फिर से रिवाइव करा जा रहा है, ठीक है। तो सिविलाइजेशनल बेसिस देखोगे तो कनेक्शन ऑफ शिवा ट्रेडिशन, भक्ति सेंस एंड पैन इंडिया पिलग्रिमेज सर्किट्स, हिस्टोरी लिंक, वर्क ऑफ अपार, संबंदार एंड अगस्त्या मेंशन इन काशी इन तेवाराम हिम्स, उसमें ये चीज मिलता है काशी वाले में, तो पता चलता ओके काशी एंड तमिल का पुराना संगम है। की फीचर क्या है? कल्चरल एग्जीबिशंस होते हैं, एकेडमिक सेशंस होते हैं, तो यहाँ पे देखोगे ना, तो अभी तमिल काशी में तमिल लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए वो सेटअप करी गई है, विच इज वेरी गुड इनिशिएटिव, ठीक है। पिलग्रिमेज ऑफ तमिल डेलीगेट्स टू काशी, ठीक है। इसका फर्स्ट एडिशन हुआ था 2022 में। एसोसिएटेड प्लेसेस देखोगे तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, तमिल संगम हेरिटेज हब्स बनाए जाते हैं, रेलेवेंस, ठीक है। तो ये चीजें हैं। नाउ ये एक आर्टिकल है कि आई एफ आई आई
इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ये 58th वर्जन 56th वर्जन है, ठीक है, आईएएफ का। तो ये फ्राइडे को कंक्लूड हुआ है, तो हम लोग इसमें देख लेंगे। इसमें मराठी फिल्म गोंडाल जो है, ये बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला है संतोष डावाखार को, तो वो सब हम लोग देख लेते हैं। तो देखो 56th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025, अगर हम लोग देखें तो ये 56 था, 20 से 28 नवंबर 2025 को खत्म हुआ है। वेन्यू कहाँ था? पणजी, गोवा, याद रखना। ऑर्गेनाइजर कौन थे? एनडीएफसी, एनएफडीसी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ गोवा, एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा भी था। इसका थीम क्या था? कन्वर्जेंस ऑफ क्रिएटिविटी एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इंटरनेशनल कंपटीशन देखोगे तो बिटवीन 15 फिल्म्स थी। तो इसमें जो अवार्ड मिलते हैं, याद रखना, गोल्डन सिल्वर पिकॉक करके मिलता है, ठीक है। तो इसमें गोल्डन पिकॉक बेस्ट फीचर फिल्म स्किन ऑफ द यूथ को मिला है। डायरेक्टर थे आश मैफेयर, और ये कंट्री कहाँ के हैं? वियतनाम, सिंगापुर, जापान पॉइंट ऑफ ज्वाइंट प्रोडक्शन था ये फिल्म स्किन ऑफ यूथ, ठीक है। तो इसको गोल्डन पिकॉक बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। सिल्वर पिकॉक बेस्ट डायरेक्टर के लिए मिले, ये अभी हम लोग उधर पढ़े, संतोष दवाकहर, ये फिल्म गोंधाल के लिए मिला है, जो कि एक मराठी फिल्म है। सिल्वर पिकॉक बेस्ट एक्टर, ये तो बेस्ट डायरेक्टर हो गया। बेस्ट एक्टर मेल, उबिमार रायोस अ पोएट अनपोएटा, ये फिल्म को मिला है। बेस्ट एक्टर फीमेल एक्ट्रेस होना चाहिए, बट ठीक है, जारा सोफिया ओस्तान को मिला है लिटिल रपल गर्ल्स के लिए, ठीक है। स्पेशल जूरी अवार्ड माय फादर शैडो को मिला है, जिसके डायरेक्टर थे अकिनोला डेविस जूनियर, ठीक है। फिर ये जो फिल्म है, यूनेस्को गांधी मेडल होता है सेफ हाउस, ये एरिक सेवेंसन को मिला है नॉर्वे के सेफ हाउस के लिए। बेस्ट वेब सीरीज ओटीटी अवार्ड जो मिला है, बंदिश बंदित बंदित को मिला है सीजन 2 के लिए। डायरेक्टर ये इसके आनंद तिवारी हैं। तो ये एक शॉर्ट ग्लिम्स है IFFI 2025 का। हाँ, एक दो चीज और हैं कि इसमें सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया है रजनीकांत को, 50 इयर्स इन इंडियन सिनेमा। स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन कंट्रीब्यूशन टू भारतीय सिनेमा नंदामुरी बालाकृष्णा को मिला है, ठीक है। तो ये हो गया थोड़ा उस आर्टिकल से रिलेटेड। नाउ एक आर्टिकल था कि बोस इम्प्लीमेंट्स डायरेक्टिव राजभवन इज नाउ लोक भवन, ठीक है। तो मतलब कोलकाता का जो राजभवन है उसका नया नाम लोक भवन हो गया है। तो वी विल सी थोड़ा सा कि इससे पूछ लेता है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा ऑफिशियल रेसिडेंस को देख लेते हैं। तो प्रेसिडेंस ऑफ इंडिया का पता है, राष्ट्रपति भवन होता है, वाइस प्रेसिडेंट के उपराष्ट्रपति भवन कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर वाले को 7 लोक कल्याण मार्ग न्यू दिल्ली कहते हैं, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को 5 कृष्णा मेनन मार्ग न्यू दिल्ली है, ठीक है। गवर्नर्स रेसिडेंस जनरली राजभवन कहा जाता है, ठीक है। लेकिन वेस्ट बंगाल गवर्नर का लोक भवन नाम हो गया है कोलकाता। यूपी गवर्नर का अभी तक राजभवन ही है, और महाराष्ट्र का राजभवन ही है। बेसिकली यूपी वाला लखनऊ में है एंड महाराष्ट्र वाला मालाबार हिल्स में है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो, अभी पार्लियामेंट का विंटर सेशन शुरू हो चुका है, ठीक है। तो इस पे बहुत सारी चीजें आ रही है कि मतलब लेजिस्लेटिव डिक्लाइन हुआ है। देखोगे तो लोकसभा 29% ही फंक्शन करी है, राज्यसभा 34%। तो ये सब चीजें थी, ठीक है, कंपेयर करा गया है इसको। लेकिन इसमें कुछ कुछ चीजों की बात करी गई है, जैसे ये जो टर्म चल रहा है 70th लॉन्ग, सॉरी ये 18th चल रहा है, लेकिन इसका पिछला वाला 70th था, ठीक है। फिर आर्टिकल 107 वगैरह की बातचीत करी गई है, उसके बाद स्टैंडिंग कमिटीज वगैरह कुछ कुछ थे। तो हम लोग इसको, अरे ऐसा एक आर्टिकल नहीं था, ये द हिंदू में था, ये द इंडियन एक्सप्रेस में था, ठीक है। तो हाँ, तो हम लोग इसमें भी देखोगे तो 70th लोकसभा की बात चल रही है। फिर इसमें हाँ, इसमें ओरिजिन ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम वेस्टमिनिस्टर मॉडल की बात चल रही है, ऑक्सफोर्ड पार्लियामेंट ऑफ 1258। तो हम लोग थोड़ा सा ये वाला पार्ट भी देख लेते हैं। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है 70th लोकसभा 2019 से 24 तक था। और आप अब इससे कंक्लूड कर सकते हो कि 70th कब रहा होगा, सॉरी 16th कब रहा होगा। तो इट वुड बी
2014 से 2019, ठीक है। फिर 70th तो हो ही गया, 19 से 24, और जो अभी चल रहा है दैट इज 18th, तो दैट इज 2024 से 2029 तक, ठीक है। तो दिस इज ओके। नाउ मेजोरिटी एनडीए थी, यहाँ भी एनडीए थी है, और स्पीकर ओम बिरला थे, अभी भी स्पीकर ओम बिरला ही हैं। तो बेसिकली इसके भी ओम ही बिरला हैं, ठीक है। और इसका ये फर्स्ट सेशन जो हुआ था, एक सेकंड, इसका जो फर्स्ट सेशन हुआ था वो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में हुई थी, जिसका नाम संसद भवन रखा गया है। इसको सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाया गया था, ठीक है। अब देखो कुछ कुछ पार्लियामेंट्री डिवाइसेस की चर्चा की गई है उसमें, ठीक है, तो हम लोग उसको देख लेते हैं। पहला जब सीटिंग होता है ना 11 बजे से, तो क्वेश्चन आवर होता है फर्स्ट सीटिंग, स्टार्ड अनस्टार्ड एंड शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन आवर एंड बिजनेस सीटिंग के बीच में जो टाइम होता है दैट इज 0 आवर, अनलिस्टेड इश्यूज हो जाते हैं इसमें आफ्टर क्वेश्चन आवर, ठीक है। अब कुछ कुछ मोशंस ले आए जाते हैं, जैसे एडजॉर्नमेंट मोशन, कोई अर्जेंट मैटर होता है पब्लिक इंपॉर्टेंस, तो इसको एडजॉर्नमेंट मोशन ले आया जाता है। ये लोकसभा में ही सिर्फ होता है, राज्यसभा में नहीं। कॉलिंग अटेंशन, तो मिनिस्ट्रियल स्टेटमेंट ऑन अर्जेंट इश्यूज दिया जाता है जब ये मोशन मतलब जारी कर दिया जाता है। तो सेंसर मोशन अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के खिलाफ लिया जाता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन आर्टिकल 75(3) के अंदर ले आया जाता है, जिसमें ये आर्टिकल में कहा जाता है ना कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, ठीक है। प्रिविलेज मोशन, अगर कोई एमपी या हाउस के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, अगर वो अपना प्रिविलेज को ब्रीच करते हैं तो प्रिविलेज मोशन लिया जाता है। मोशन टू सस्पेंड रूल्स फॉर अर्जेंट बिजनेस एंड ज्वाइंट सिटिंग होती है अंडर आर्टिकल 108, जिसको प्रेसिडेंट कॉल करते हैं, एंड लोकसभा के स्पीकर जो होते हैं प्रिसाइड करते हैं। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के दोनों मेंबर्स बैठ के किसी टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अगर रेलेवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स देखा जाए जो पार्लियामेंट से रिलेटेड है, तो सबसे पहला आता है 79, जिसमें कि पार्लियामेंट के कंपोजिशन की बात होती है। आर्टिकल 80 से 81 देखोगे तो 80 है राज्यसभा, 81 है लोकसभा। आर्टिकल 100 है वोटिंग इन हाउसेस की बात करती है। आर्टिकल 107 जो है इंट्रोडक्शन पासिंग ऑफ बिल्स के प्रोसेसर्स को बात करता है। आर्टिकल 108 ज्वाइंट सिटिंग की बात करती है। 109 जो है मनी बिल्स, राज्यसभा के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। और आर्टिकल 110 लोकसभा को स्पेशल पावर देता है मनी बिल के ऊपर। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि ओनली 110 इज रिलेटेड टू मनी बिल, तो नो, 109 इज ऑल्सो रिलेटेड टू मनी बिल, ठीक है। आर्टिकल 111 एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट की बात करता है। आर्टिकल 118 जो है रूल ऑफ प्रोसीजर की बात करता है। एंड आर्टिकल 122 जो है कोर्ट टू नॉट इंक्वायर इनटू पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स की बात करता है। बट ठीक है, बाद में इसमें थोड़ा सा जुडिशियल रिव्यू वगैरह का प्रकोप है, बट वो सब अलग टॉपिक है डिस्कशन का, ठीक है। तो अगर ओरिजिन देखें इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम्स का, तो ये किस मॉडल पे बेस्ड है, तो दिस इज बेस्ड ऑन वेस्टमिनिस्टर मॉडल, ठीक है। फिर हिस्टोरिकल रूट देखोगे तो ऑक्सफोर्ड पार्लियामेंट, वही ब्रिटेन वाला, 1258 से सबसे पहले आया था। फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स डिमांडिंग अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। मतलब बेसिकली ऐसा हुआ कि 1258 में ऑक्सफोर्ड पार्लियामेंट में एक प्रोविजंस ले आया गया, जिसमें कहा गया कि जो किंग हैं उनका जो भी डिसीजन होगा वो बेस्ड होगा एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो कि इलेक्टेड होंगे फॉर अ फिक्स टर्म लाइक 5 years, ठीक है। तो और किंग इनके एड एंड एडवाइस को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ तो प्रोविजंस ले आए गए थे। एक इसका कॉलोनियल इवोल्यूशन हुआ, इंडियन काउंसिल एक्ट्स आए, इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 1935 के अंतर्गत इसको इंडिया में भी इनफिल्ट्रेट या परकोलेट करा दिया गया, ठीक है। इसका कोर प्रिंसिपल देखोगे तो एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी है, रूल ऑफ लॉ है, सोवरेन लेजिस्लेचर है, कैबिनेट सिस्टम है, ठीक है। लेकिन जो ये एक एमपी हैं XYZ जो भी, वो जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं कि
पार्लियामेंट में अभी जो लेजिस्लेचर है वो एग्जीक्यूटिव का डोमेन बन गया हुआ है, ठीक है। मतलब एग्जीक्यूटिव का काम है एग्जीक्यूशन करना, लेजिस्लेचर इज ऑल अबाउट डिबेट, डिस्कशन, बिल्स वगैरह। तो ये सब चीजें हो नहीं रही है। जो भी एग्जीक्यूटिव है वो क्या सोच रहा है कि जो भी हम बिल ले आए उसको इजिली पास करा लें, ठीक है। तो और आप देखोगे तो ये हो रहा है, ठीक है। तो एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है कि कोई भी बिल हो उस पे प्रॉपर डिबेट एंड डिस्कशन होने चाहिए, चाहे एग्जीक्यूटिव में जो भी हो। अभी मतलब अपॉलिटिकल होके, चाहे एनडीए हो या यूपीए या इंडिया गठबंधन है जो हो वो हो, ये मैटर नहीं करता है। बट एक फॉर हेल्दी डेमोक्रेसी, क्योंकि आप देखोगे तो एनडीए को अगर 40% ऑफ टोटल सीट्स मिल रहा है तो ये जो INDIA गठबंधन है इसको भी तो अराउंड 38 से 40% वोट्स तो मिल ही रहे हैं, ठीक है। मतलब कि दे आर इक्वली रिप्रेजेंटिंग पीपल, ठीक है। एंड डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल विल या उनके विशेष को। तो अगर इसमें सिर्फ 40% वाला एग्जीक्यूटिव में चूंकि बैठा हुआ है और उसके पास सर्टेन मेजोरिटी है, और अगर वो 40% के बेसिस पे ही सारे बिल्स को ले आया जा रहा है, मीन्स कि ये ब्लॉक का रिप्रेजेंटेशन बढ़िया से नहीं हो पा रहा है। सो दिस इज नॉट अ गुड साइन फॉर अ हेल्दी डेमोक्रेसी। For a healthy democracy, we must include everyone, every stakeholder, those who can be impacted from the law, ठीक है। तो ये सब कुछ डिटेल्स हैं, और आपका मेंस राइटिंग अगर है तो ये सब चीजों को आप लिख सकते हो। ओके, नाउ साइंटिफिक टर्म्स कुछ कुछ हैं, जैसे देखो ये भाई साहब हैं, ये आकाश जोशी, ही इज सेइंग कि फ्रॉम साइंस टू फिक्शन, stories of the uncertain and unknown, 90% of the most magic merely consist of knowing one extra fact। and इसमें कुछ कुछ चीजों की ये बात कर रहे हैं, जैसे कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्वांटम मैकेनिक्स, हिग्स बोसोन, फिर लार्ज हार्डोन कोलाइडर, डार्क मैटर, क्वांटम अनसर्टेनिटी। तो बेसिकली ये सब न्यूज़पेपर में आते रहता है, समटाइम्स ये एग्जाम में भी पूछ लेता है, गॉड पार्टिकल्स, हिग्स बोसोन, और ये रिसेंट कई एग्जामों में पूछा है। तो वी मस्ट नो बेसिक मीनिंग ऑफ दिस थिंग्स कि डार्क मैटर क्या होता है, मल्टी या फिर लार्ज कोलाइडर, लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर क्या होता है। तो बेसिकली वी शुड नो, ठीक है। तो उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो जैसे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, ये मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट था अल्बर्ट आइंस्टीन का, जिन्होंने दिया था 1915 में, ठीक है। इन्होंने बोला था कि ग्रेविटी इज इक्वल टू कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम बाय मास एनर्जी, ठीक है। तो इनका कहने का सेंस ये था कि अगर हम लोग एक जाल की तरह देखें, ठीक है, पूरे स्पेस को, और इस पे सारा चीज ऐसे होल्ड है, तो जितना जिसका ग्रेविटी होता है, जितना जितना मास होता है, वो डाउनवर्ड कर्व बनाता है। अब जब लाइट वगैरह को निकलना है तो वो सीधे नहीं जाता है, वो लाइट जो होता है ऐसे पैटर्न करके फॉलो करके जाता है। तो ठीक है, मतलब बेसिकली ये समझो कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। इन्होंने बोला था कि ग्रेविटी इज इक्वल टू कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम, स्पेस टाइम जो होता है वो कर्वेचर को फॉलो करता है बाय मास एंड एनर्जी, जिसका जितना मास उतना ज्यादा वो कर्वेचर बनाएगा, और स्पेस टाइम को वो फॉलो करके जाना होगा, डायरेक्टली वो ऐसे नहीं जा सकता है, ठीक है। तो दिस इज प्रेडिक्ट्स ग्रेविटेशनल वेव्स, ब्लैक होल्स एंड टाइम डायलेशन। थोड़ा बहुत ये पता होना चाहिए, बात खत्म हो गया। क्वांटम मैकेनिक्स देखोगे तो ये फिजिक्स है बेसिकली, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स का वो करता है। देखो एटॉमिक पार्टिकल्स अगर देखोगे तो वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं, ठीक है। तो इस उसी के जो स्टडी करते हैं उसको क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। ये बेस्ड ऑन वेव पार्टिकल डुअलिटी, जैसे कि बहुत सारे पार्टिकल्स होता है, जैसे हम लोग लास्ट वीडियो में करे थे कि फोटोन में भी होता है क्वार्क्स, अब क्वार्क, टॉन क्वार्क, फिर पोजिट्रॉन होता है, न्यूट्रिनो होता है। तो दीज आर फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये कुछ वेव, जैसे ये फोटोन जो देखोगे, कभी कभी ये पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, कभी कभी वेव की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो इसका डुअल नेचर होता है, ठीक है। तो इसका जब स्टडी कर रहे हैं तो वी आर स्टडिंग अंडर क्वांटम मैकेनिक्स। तो बेस्ड ऑन वेव पार्टिकल डुअलिटी, क्वांटाइजेशन, अनसर्टेनिटी, प्रोबेबिलिटी, एम्पलीट्यूड्स, इन सब चीजों पे क्वांटम मैकेनिक्स बेस्ट होता है, और इसी बेसिस पे अपना क्वांटम कंप्यूटर भी बेस्ड है,
ठीक है। फिर हिग्स बोसोन, ये हिग्स फील्ड से एक साइंटिस्ट थे हिग्स, उन्होंने जैसे इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था, तो इन्होंने फील्ड मतलब दिया था थ्योरी, तो उसी से एसोसिएटेड पार्टिकल है जिसको हम लोग हिग्स बोसोन कहते हैं। इसको सबसे बड़ा फंडामेंटल पार्टिकल माना जाता है, गॉड पार्टिकल भी कहते हैं। तो गिव्स मास टू एलिमेंट्री पार्टिकल्स, जैसे देखोगे तो जैसे आप कह रहे हो जब न्यूट्रिनो, तो इसको जो भी मास मिल रहा है, या इनफैक्ट जो भी प्रोटॉन कह रहे हो, इसको जो मास मिल रहा है वो कौन दे रहा है, तो हिग्स बोसोन दे रहा है। ठीक है। मतलब इनका ये आर्ग्यूमेंट था कि एक ऐसा, मान लो कि एक स्टेज है पार्टिकल बनने का, यहाँ से कोई एनर्जी निकलता है, ठीक है, और ये चलते 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 एक तो समय आएगा ना जब इसमें मास जुड़ना शुरू होता है। बेसिकली इनिशियली ये एनर्जी होता है, बट इसमें मास जुड़ना शुरू होता है, तो दैट स्टेज इज बेसिकली हिग्स फील्ड में मतलब हिग्स बोसोन है। ठीक है। डिस्कवर्ड एट LHC लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर इन 2012। ठीक है। फिर स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स में देखते हैं कि फ्रेमवर्क इसमें बनाया जाता है फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वीक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस। पार्टिकल्स इसमें क्वार्क्स, लेप्टॉन्स, गेज बोसोन्स, हिग्स बोसोन्स वगैरह होते हैं। डू नॉट एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन नहीं करता है ग्रेविटी, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी। LHC देखोगे, लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर, तो ये सर्न जेनेवा में लोकेटेड है। ठीक है। हाँ, फिर ये 27 किलोमीटर का रिंग एक्सेलरेटर है। ठीक है। एकदम मतलब पार्टिकल को एक्सेलरेट करके इसके मास को ये अलग कर देता है बेसिकली। ठीक है। तो वो जहां पे मास को अलग करता है ना, जिस पॉइंट पे, वहां के बाद देखा जाता है कि एनर्जी कितना बचा, और वो फिर पार्टिकल का जो मास था वो क्या बच गया। ठीक है। और सोच रहे हो आप 27 किलोमीटर का है, इतना दूर में वो पार्टिकल को, अब ऑब्वियस सी बात है, इतना तो पार्टिकल के अगर लाइट के स्पीड पे ट्रेवल कर रहा है तो इट इज वेरी स्मॉल डिस्टेंस, तो छोड़ देते हैं। कोलाइड्स प्रोटॉन एट नियर लाइट स्पीड्स, पर्पज डिस्कवर फंडामेंटल पार्टिकल जैसे कि हिग्स। चलिए, डार्क मैटर, तो ये फॉर्म ऑफ मैटर दैट डज नॉट इमिट और एब्जॉर्ब लाइट। ठीक है। जो लाइट को ना तो एब्जॉर्ब करता है ना तो इमिट करता है, गायब हो जाता है लाइट यहाँ से। ठीक है। डिटेक्टेड बाय ग्रेविटेशनल इफेक्ट, यहाँ से मतलब कैसे पता चलता है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब ट्रेवल कर रहा होता है तो वो अपना जब कोर्स बदल देता है, तो दैट इज हाउ वी डिस्कवर कि यहाँ कुछ तो डार्क मैटर है। और ये जान लो कि ये पूरे यूनिवर्स का अप्रोक्स 27% ये डार्क मैटर से मिलके बना हुआ है। फिर आता है डार्क एनर्जी। ठीक है। तो यूनिवर्स जो एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन कर रहा है उसके लिए जो एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है दैट इज डार्क एनर्जी। ये 68% ऑफ यूनिवर्स एनर्जी का वो है। ठीक है। तो बेसिकली ये अभी साइंस के स्टडी से बियॉन्ड है कि जैसे नहीं कहते हैं कि हम लोग को अगर नहीं समझ में आता है कि ये लड़की या लड़का क्यों ऐसे एक्टिविटी कर रहा है या रही है, तो इसे कि इसके ऊपर भूत आया है। ठीक है। ये अब भूतनी चुड़ैल वो सब छोड़ देते हैं आर्ग्यूमेंट, जस्ट। तो हम लोग कहते नहीं कि वो जो मैजिक जो होता है ना, दैट इज द नेम ऑफ अननोन थिंग्स। ठीक है। तो जब भी हम लोग किसी चीज को नहीं जानते हैं, साइंटिफिकली एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, मेटाफिजिक्स आर्गुमेंट एंड लॉजिक्स नहीं दे पाता है, देन वी से समथिंग लाइक दिस डार्क मैटर, डार्क एनर्जी। ठीक है। क्योंकि वी डोंट नो मच अबाउट इट। ठीक है। चलो नेक्स्ट है क्वांटम अनसर्टेनिटी। तो देखो इसमें अगर आप 9th स्टैंडर्ड का फिजिक्स पढ़े होगे, अगर फाउंडेशनल लेवल का, तो उसमें आप ये हेजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ते होगे, लैम्डा इज इक्वल टू h/l वगैरह सब कुछ कुछ। तो ठीक है। अ, तो ये कहता है कि कैन नॉट साइमल्टेनियसली मेजर पोजीशन एंड मोमेंटम विथ इनफाइनाइट प्रिसीजन। ठीक है। मतलब आपको ये इसके एक ये आप अगर पढ़े होगे तो स्क्रॉन्डर्स का कैट एक्सपेरिमेंट पढ़े होगे। ठीक है। इन्होंने ये कहा था कि मान लो एक बॉक्स लो, ठीक है, इसमें एक बिल्ली को बंद कर दो। ठीक है। अब ये बंद है, अब आप यहाँ हो। ठीक है। नाउ यू डू नॉट नो कि ये कैट जिंदा है या मर गई, मतलब डेड और अलाइव, यू डोंट नो। ठीक है। आपको कब पता चलेगा, जब आप बॉक्स खोलोगे और कैट में कुछ वैसा एक्टिविटीज को आप देखोगे जो आपके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अलाइव का डेफिनेशन है। ठीक है। तो ये इसी चीज को अनसर्टेनिटी बता रहे हैं।
ठीक है, कि आप साइमल्टेनियसली नहीं किसी के बारे में बोल सकते हो कि डेड या अलाइव। फॉर एग्जाम्पल, इसको आप ठीक से सोचना कि आप अपने किसी एक फ्रेंड का इमेजिनेशन करो, ठीक है, XYZ। नाउ थिंक ऑफ हिम, डू यू नो ही इज डेड और अलाइव? बेसिकली यू आर सेइंग कि ही इज अलाइव बिकॉज, मतलब आप ऐसा मान रहे हो। समझ में आ रहा है? यू कैन नॉट कन्फर्मली से कि ही इज अलाइव, ही मे बी डेड, ही मे बी अलाइव। ठीक है, तो यही अनसर्टिनिटी की ये बात कर रहे हैं। तो क्वांटम लेवल पे ये अनसर्टिनिटी और बढ़ जाती है। तो आप पोजीशन एंड मोमेंटम को साइमल्टेनियसली नहीं मेजर कर सकते हो। जैसे ही आप मेजर करने चलोगे तो यहाँ का मेजर करोगे तब तक ये मतलब वो इतना स्मॉल टाइम ड्यूरेशन में होता है कि वो क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, तो ना तो आपका उसका मोमेंटम पता चलेगा, ना तो पोजीशन पता चलेगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ब्लैक होल। ठीक है, तो ये रीजन ऑफ स्पेस टाइम विथ एस्केप वेलोसिटी इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, मतलब यहाँ का जो ब्लैक होल्स होते हैं, इसका एस्केप वेलोसिटी जो होता है वो लाइट के स्पीड से ज्यादा होता है। ठीक है, तो 3 × 10⁻⁴ हम लोग 8 जो कह रहे हैं किलोमीटर पर सेकेंड जो भी है, दैट इज इससे भी बियॉन्ड होता है इसका एस्केप वेलोसिटी। तो इससे एक चीज समझ में आ रहा है आपको कि यहाँ से लाइट भी नहीं एस्केप कर सकता है। ठीक है, तो दैट इज ब्लैक होल फाउंड बाय द ग्रेविटेशनल कोलैप्स एंड कैरेक्टराइज बाय द इवेंट हॉरिजॉन या सिंगुलारिटी। अब सिंगुलारिटी क्या है इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़े से समय के लिए बता देते हैं कि जब मास एंड एनर्जी, ठीक है, मास एंड एनर्जी एक लेवल पे पहुंच जाते हैं जहां से डिस्टिंक्ट करना इम्पॉसिबल हो जाता है, तो उसको हम लोग सिंगुलारिटी कहते हैं। जैसे अगर आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में या फिर मेटाफिजिक्स में इंटरेस्ट है, तो हम लोग कहते हैं शिवा एंड शक्ति। ठीक है, तो बेसिकली शक्ति इज द गॉडेस ऑफ ऑल द एनर्जी दैट एग्जिस्ट इन इंटायर यूनिवर्स, मेटावर्स, व्हाटसोएवर। and Shiva is the all the मतलब Lord of God of all the consciousness that exist इन एनी मैटर। ठीक है, तो ये दोनों के मिलन से क्या बनता है, कोई भी तो मैटर बन रहा है, क्योंकि जो मैटर है उसमें एनर्जी है एंड कॉन्सियसनेस है, तभी जाके वो मैटर है। मैटर इन द सेंस कि कोई भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो आप सोचो कि एक समय पे ये दोनों एक तो रहे होंगे ना। जैसे हम लोग जब शिवा एंड शक्ति को कंबाइनली फॉर्म में देखते हैं तो वी कॉल दैट अर्धनारीश्वर। ठीक है, तो दैट इज वन। ठीक है, तो ये ना सिंगुलैरिटी इज रेफरिंग टू दैट वन पार्ट। ठीक है, इसको एआई का भी टर्म यूज किया जाता है कि जब आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस को अचीव कर लेगा, तो वो सिंगुलैरिटी को अचीव कर लेगा, उसके बाद ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड एआई के बीच कोई फर्क नहीं रह जाएगा, एंड एआई वुड बी द बॉस ऑफ ऑल द ह्यूमन इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इन दैट टर्म आल्सो दिस इज रेफर टू। तो ठीक है, नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज मल्टीवर्स। ठीक है, तो मल्टीवर्स एक हाइपोथेसिस है। ठीक है, मतलब मल्टीपल यूनिवर्स, इसमें वो करते हैं कॉस्मोलॉजी, स्ट्रिंग थ्योरी, क्वांटम ब्रांचिंग वगैरह की बात करी जाती है, लेकिन इंपीरियकली क्योंकि डेटा से इसको मतलब कंफर्म नहीं करा गया है कि मल्टी, देखो जैसे ये आपका यूनिवर्स हो गया, एंडलेस इसका है। ठीक है, एंडलेस डायमेंशन है, मतलब लेंथ ब्रेथ है। ठीक है, बट स्टिल वी आर सेइंग कि ऐसा और भी मल्टी यूनिवर्स हैं, और जब सबको कंबाइंडली हम मिला देते हैं सो वी कैन से कि ये एक मल्टीवर्स है। ठीक है, तो दिस इज हाइपोथेसिस, अभी इसका वो नहीं है। चलो ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो थोड़ा सा बात कर रहा है कि ठीक है, चैट जीपीटी वगैरह के मेकर कौन है, गूगल, ये एंथ्रोपिक क्या है, फिर एक्स एआई की बात चल रही है। तो हम लोग इसमें ये देख लेते हैं कि कौन सा एआई मॉडल को किसने बनाया है, और थोड़ा सा इंडिया वाले को भी देखेंगे। तो देखो, ओपन एआई को चैट जीपीटी बनाया, इसका मॉडल्स हैं कुछ कुछ, जैसे चैट जीपीटी 4 मिनी 5 सीरीज, ये सब हैं। ओपन एआई का है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, मल्टी मॉडल की बात करता है, इसमें टेक्स्ट, विजन, वॉइस, रीजनिंग, कोडिंग, ये सब चीजें हैं। ठीक है, फिर एंथ्रोपिक देखोगे तो एंथ्रोपिक ने बनाया है क्लाउडी 3.5, सोनेट, ओपस, हाइकू, ये सब ये एंथ्रोपिक है। और एंथ्रोपिक के जितने भी प्रोग्रामर्स एंड कोडर्स हैं, दे आर रेबल ऑफ ओपन एआई। ठीक है, ओपन एआई को छोड़ के लोग भागे और फिर आके क्लाउडी वगैरह इन्होंने बनाया। ठीक है, एंड दे आर समहाउ गिविंग
टफ कंपटीशन कहते नहीं, कट थ्रोट कंपटीशन टू द ओपन एआई। चलो ठीक है, नेक्स्ट है गूगल या अल्फाबेट का है जेमिनाई। ये 2 3 है, फिर अल्ट्रा है, प्रो है, नैनो है। ये नैनो वाले से खूब, नैनो बनाना वगैरह से खूब हम आप लोगों ने पिक्चर बनाया होगा। फिर मेकर गूगल डीप माइंड है, कैपेबिलिटीज मल्टी मॉडल है, वही सब चीजें हैं, ठीक है। फिर एक्स एआई है, टेस्ला वाला, एलन मस्क वाला, ग्रॉक, ठीक है। एक्स एआई बाई एलन मस्क, स्पेशल वही सब है, ट्विटर वगैरह के डाटा को एक्सेस करके रिस्पॉन्स देता है। फिर मेटा का लामा 1 2 3 4 है, मेटा एआई। माइक्रोसॉफ्ट का को पायलट है, ठीक है। मिस्ट्राल एआई ये फ्रांस का है, ठीक है। तो ठीक है, इंडियन के एआई मॉडल्स देखोगे तो हनुमान एआई है, कंजोर्टियम है लेड बाई आईआईटी बम्बे एंड सीथा एआई, ठीक है। फिर कृत्रिम है, ओला का एआई है, फर्स्ट इंडियन एआई यूनिकॉर्न, कृत्रिम बेस, कृत्रिम प्रो। वानी है, एआई फॉर भारत एंड जियो आई भाषिनी प्रोजेक्ट के अंदर है। फिर भारत जीपीटी है, दैट इज ऑफ रिलायंस एंड आईआईटी बॉम्बे के कोलाबोरेशन से है। फिर सरस्वती एलएलएम है, ये सीडेक एक्सपेरिमेंटल मल्टी मॉडल है। फिर कार्या इंडिया मॉडल्स है, डेटा जनरेशन मॉडल्स फॉर इंडिक टॉक्स, ठीक है। ओके, नाउ हाँ, वी हैव अनदर सेट ऑफ टॉपिक। जैसे देखो ये बात कर रहा है ना, हाइपोक्सिया रिवायर्स मेम्ब्रेन लिपिड्स ड्राइव पैंक्रियाटिक सेल टू मूव, आईआईटी बॉम्बे का स्टडी है। तो इसमें बहुत सारी चीजों की बात करी गई है। तो बेसिकली इसमें सेल के ऑर्गेनल्स एंड उसके प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन मेथड्स की बात करी गई है, तो हम लोग उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। लिपिड्स वगैरह का इसमें क्या रोल होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे देखेंगे कि इसके सेल बायोलॉजी को थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो ये साइंस का एक जीएस पोर्शन वाला एक रिवीजन हो जाएगा। तो देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इसका देखोगे ये क्या होता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है। ध्यान रखना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर होता है। इसमें इम्पेडेड प्रोटीन्स होते हैं एंड कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं, ठीक है। फ्लूइक मोजाइक मॉडल पे ये काम करता है, ट्रांसपोर्ट में एक्टिव एंड पैसिव दोनों करता है। फिर फैसिलिटेटेड भी करता है, इंडोसाइटोसिस करता है, एक्सोसाइटोसिस करता है। आई थिंक कि आप लोगों ने ये साइंस में ये सब टर्म्स पढ़ा होगा, हम लोग यहाँ सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। अब आपको इंडोसाइटोसिस का मैं मतलब बताने बैठूं तो टाइम लग जाएगा अच्छा खासा, ठीक है। बस ये ठीक है, इंडोसाइटोसिस का मतलब होता है ना कि कोई चीज को अंदर लेना, इंडो, और एक्सो बाहर लेना, ठीक है। अब जैसे ये फूड के सेंस में भी ले सकते हो एंड वेस्ट मटेरियल के भी सेंस में ले सकते हो, ठीक है। तो वी विल नॉट गो इन दैट, बस वी विल रिवाइज सर्टेन थिंग्स। एसोसिएटेड लिपिड जो होते हैं, फॉस्फेटी फॉस्फेटी डाई डाइलकोलाइन, ठीक है। आई एम गेटिंग इट डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, बट ठीक है। फिर एस्फिंगोलिपिड्स होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म जो होता है ये सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। साइटोजॉल एंड ऑर्गेनल्स होते हैं इसमें। जैसे ये सेल हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, तो यहाँ जो लिक्विड होता है थोड़ा सा जेली टाइप, दैट इज बेसिकली साइटोप्लाज्म। इसमें इंजाइम्स होते हैं, आयंस होते हैं, साइटोस्केलेटन होते हैं, जैसे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स, एक्टिन, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स वगैरह, ठीक है। फिर होता है सेंटर में न्यूक्लियस इनक्लोज्ड बाय डबल मेम्ब्रेन, याद रखना सिंगल मेम्ब्रेन नहीं होता है, विथ न्यूक्लियस पोर, कंटेन्स क्रोमैटिन जिसमें डीएनए एंड हिस्टोन्स होते हैं। न्यूक्लियोलस होता है जो आरएनए आर आरएनए या क्या कह सकते हो, स्मॉल आर आरएनए सिंथेसिस करता है, राइबोसोम असेंबली करता है, ठीक है। जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। फिर आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा, इसमें 2 तरीके का होता है, स्मूथ एंड रफ, ठीक है। तो स्मूथ वाला जो होता है लिपिड का सिंथेसिस करता है, फैट, और रफ वाला होता है प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है। स्मूथ वाला डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है एंड कैल्शियम वगैरह का स्टोरेज भी करता है, ठीक है। रफ वाला जो होता है वो राइजोम स्टडड होता है एंड प्रोटीन सिंथेटिक फोल्डिंग, ट्रांसपोर्ट टू गोल्गी वगैरह भी ये करता है। आपसे पूछ लेगा कि ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन सा ईआर करता है, तो दैट इज रफ, नॉट स्मूथ। स्मूथ वाला डिटॉक्सिफिकेशन वगैरह ठीक ठाक करता है। उसके बाद गोल्गी बॉडीज होते हैं, इसमें सिस्टर्न देखोगे तो ठीक है, छोड़ दो, सीस मेडियल ट्रांस नॉट नीडेड फॉर अस, फंक्शनल इंपॉर्टेंट है।
प्रोटीन मॉडिफिकेशन करता है, ग्लाइकोसाइलेशन करता है, शॉर्टिंग एंड वेसिकल फॉर्मेशन, बेसिकली दैट इज बैग टाइप स्ट्रक्चर जो कि कैरी फॉरवर्ड करता है। तो ये मॉडिफिकेशन वगैरह का गोल्गी बॉडीज काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन को क्रिस्टेई कहते हैं, ठीक है। फिर एटीपी प्रोडक्शन करता है ये थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया इज द मदर ऑफ द सेल विच कुक्स, नॉट नेसेसरली ऑल मदर कुक्स, बट ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया कुक्स किचन ऑफ द सेल है जहाँ की सेल के लिए खाना बनता है, दैट इज एटीपी। इसके अपना माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए होता है, अपना आरएनए वाला होता है, सो दैट ये अपना प्रोटीन वगैरह खुद ही सिंथेसाइज करता है। और यहाँ कब साइकिल यही होता है एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर लाइसोजोम है एसिडिक ऑर्गेनल्स विथ हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स, ठीक है। तो इसी को हम लोग सुसाइड बैग भी कहते हैं, आपको पता होगा। तो क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स होते हैं, बर्स्ट करने के बाद सबको सेल को मार देता है। फंक्शन डाइजेशन, ऑटोफेजी में यही ऑटोफेजी मतलब खुद से खुद को खा जाने वाला। डिसऑर्डर्स टे सैक्स या गोचर वगैरह भी होता है इसमें। फिर पेरीऑक्सियोम्स होते हैं जो ये कंटेन ऑक्सीडाइज एंड काटालेज, ठीक है। इसका फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन से रिलेटेड है और H2O2 को ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है। राइबोसोम में 70S एंड 80S होते हैं। तो 70S बेसिकली प्रोकैरियोट्स में होता है, 80S जो होता है ये यूकैरियोट्स में होता है, यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस होता है एंड ये आरएनए एंड प्रोटीन्स का कंपोज्ड होता है, ठीक है। फिर सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल्स जो होते हैं ये स्पिंडल फाइबर के ऑर्गेनाइज करता है एंड एनिमल सेल में बेसिकली होता है। वैक्यूल्स होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है टर्जर मेंटेनेंस के लिए, और ये एनिमल्स में स्मॉल एंड टेम्पोररी होता है, ठीक है। प्लांट में बड़ा बड़ा भी हो जाता है, इन सम केसेस ये 90% एरिया को भी कवर कर लेता है। सेल वॉल प्लांट फंगी बैक्टीरिया में होता है। तो प्लांट वाले में जो होता है वो सेल्यूलोज का बना है, फंगी में जो होता है वो चिटिन का बना होता है एंड बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकॉन का बना होता है, डॉगलिकेन का बना होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब सेल डिवीजन करते हैं जो, वो दो तरीके से करते हैं, हम लोग 8th क्लास के वो सेल चैप्टर में पढ़े थे, दैट इज मियोसिस एंड मिटोसिस। मियोसिस मिटोसिस, ठीक है। तो मिटोसिस से याद रखना ये 2 डाइप्लॉइड सेल को प्रोड्यूस करता है, मियोसिस 4 हैप्लॉइड गेमेट्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? मिटोसिस देखो टी जो है ना ये ग्रोथ रिपेयर से जुड़ा हुआ है, जबकि मियोसिस जो है क्रॉसिंग ओवर या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें फेज देखोगे तो प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है, टेलीफेज होता है। इसमें दो ही फेज होता है, मियोसिस 1 जिसमें रिडक्शनल होता है, मियोसिस 2 इक्विशनल होता है, ठीक है। नो क्रॉसिंग ओवर इसमें, इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है मियोसिस में, और जेनेटिक वेरिएबिलिटी को ये इंक्रीज करता है, ठीक है। ओके, नाउ कुछ मेडिलॉजिकल या मेडिकल या ऑन्कोलॉजिकल टर्म्स थे, जैसे मेटास्टेसिस, स्प्रेड ऑफ कैंसर सेल फ्रॉम प्राइमरी साइट टू डिस्टेंट ऑर्गन्स विया ब्लड स्ट्रीम, लिम्फेटिक सिस्टम वगैरह। फिर प्रोग्नोसिस है जो प्रेडिक्शन ऑफ लाइकली आउटकम ऑफ डिजीज, जैसे बेस्ड ऑन स्टेज, ग्रेड या बायोमार्कर्स। तो ये दो टर्म दिए हुए थे उसमें, तो मैंने बता दिया, ठीक है। इफेक्ट ऑफ सॉल्यूशन, अब 3 तरह के बेसिकली सॉल्यूशन होते हैं, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। इस पे सेल पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो देख लेंगे। तो हाइपो ओ है ना, तो सेल क्या करेगा, स्वेलिंग हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे ये सेल है, इसमें एक्सटर्नल जो होता है ना सॉल्यूट वो ज्यादा होता है कंपेयर टू इंटरनल, तो मूव ऑन कर जाता है अंदर के तरफ, ठीक है। तो इसलिए स्वेल कर जाता है, ठीक है। स्वेलिंग और लाइसिस पॉसिबल। हाइपरटोनिक, ठीक है। तो एक्सटर्नल सॉल्यूट जो होता है, सॉरी मैंने उल्टा बताया क्या, पता नहीं। इसमें हाइपोटोनिक में बेसिकली एक्सटर्नल सॉल्यूट जो होता है वो कम होता है कंपेयर टू बाहर वाला। तो बाहर
मतलब और पानी इधर ज़्यादा होगा तो बेसिकली ये पानी अंदर जाता है और वो फूल जाता है हाइपोटोनिक में, ठीक है। हाइपरटोनिक में जस्ट अपोजिट होता है, एक्सटर्नल सॉल्यूट जाता होता है इंटरनल से, ठीक है, तो वाटर अंदर से बाहर आ जाते हैं, रिजल्ट क्या होता है, श्रिंकेज या प्लाज्मोलाइसिस। आइसोटोनिक में इक्वल कंसंट्रेशन रहते हैं, तो वाटर का मूवमेंट तो होता है, ठीक है, मतलब यहाँ नेट मूवमेंट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है ऑस्मोसिस में, लेकिन इक्वल अमाउंट ऑफ होता है, जितना जा रहा है उतना आ रहा है, ठीक है, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ज्यों का त्यों रहता है सेल। अब कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि लिपिड्स है, प्रोटीन्स है। लिपिड्स क्या होता है, इसके टाइप्स देखोगे तो फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल भी एक तरीके का लिपिड है, इसको फैट्स भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड सिग्नलिंग, एनर्जी स्टोरेज वगैरह, ठीक है, ये करता है। प्रोटीन जो होता है चैनल प्रोटीन्स होते हैं, कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम इज ऑल्सो अ प्रोटीन, ठीक है। फंक्शन, रेगुलेशन, स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड सेल सिग्नलिंग, ठीक है। फिर एडिटिंग मेथड्स होते हैं कुछ कुछ, जैसे क्रिस्पर कैस9 है, ये डीएनए को एट स्पेसिफिक टारगेट सीक्वेंस में कट करता है, ये बेस्ड ऑन बैक्टीरियल इम्यून सिस्टम पे डिपेंडेंट है। अब देखो बेस जो होता है ना, जैसे कि टी एजीटी एटीसीजी हम लोग पढ़ते हैं ना, एडिनासाइन, थाइमिन, फिर से गुआनाइन, ये सब चीजें, तो ये जो बेस, चार बेस होते हैं, टीजीसी, ए टी जी सी, ये होता है ना, हाँ, ठीक है, चार पेयर, ए टी से करता है, जी सी से करता है, इस ओके। तो हाँ, इसके लिए मतलब इन चारों को एडिट करने के लिए वो होते हैं, तो एडेनिन बेस एडिटिंग को एबी कहते हैं, ये ए को जी कर देता है विदाउट डबल स्ट्रैंड ब्रेक्स, ठीक है। मैंने क्या बोला, ए टी कनेक्ट करता है और जी सी से कनेक्ट करता है, ठीक है, तो ये जो है ए को जी से रिप्लेस कर देता है, ठीक है, विदाउट डबल स्ट्रैंड ब्रेक, और ये यूज करता है कैस9 निकेज को एंड डियामाइनेज को, ठीक है। सिस्टोनाइन बेस एडिटिंग टूल होते हैं, ये इसमें जो सी होता है ए टी जी सी, तो इसमें टी को या सी को कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो याद रखना, ए को जी से करने के लिए यूज होता है एडी9, और टी को सी से करने के लिए होता है सीटोसाइन, ठीक है, तो ये वैसे भी याद रहेगा, यहाँ सी ये सी, ठीक है। प्राइम एडिटिंग, सर्च एंड रिप्लेस, कैस9 निकेज का। आरएनए एडिटिंग में ट्रांसक्रिप्ट लेवल पे होता है, एटीएआर बेस एडिटिंग होता है। जिंक फिंगर न्यूक्लियस, ये इंजीनियर्ड प्रोटीन होता है, डीएनए को बाइंडिंग करने वाला, ठीक है। फिर एक टेलेंस होता है, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर्स, सीक्वेंस स्पेसिफिक डीएनए एडिटिंग ये करता है। तो ठीक है, हमारा आज इतना हम लोगों ने कर लिया। तो अगर मैं एक समअप करूं, साइक्लोन देखा, काशी तमिल संगम देखा, 56th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल देखा, एआई मॉडल एंड देयर मेकर्स को देखा, सेल बायोलॉजी को बहुत अच्छे से हम लोगों ने देखा, सेल डिवीजन, मेडिकल एंड ऑन्कोलॉजिकल टर्म, सेलुलर इफेक्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, बायोमोलिक्यूल्स एंड जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज, तो हम लोगों ने इतना सारा कर लिया, बिकॉज वो 2 दिन के थे तो थोड़ा ज़्यादा टॉपिक्स थे, ठीक है। तो देखते हैं, 1-2 दिन ऐसे ही चलेगा, 2 दिन का मैं एक में ले आऊँगा, तो इट्स ओके, फाइन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार।